नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। ये कार्यक्रम जिसमें हम लेकर आते हैं आर्थिक विकास से जुड़ी नई नई बातें। तो आज के कार्यक्रम की कड़ी में भी हम बातें करेंगे कुछ ऐसी ही, लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। ठंड में अपने पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाएं। राई की अच्छी फसल के लिए खाद प्रबंधन जरूरी और पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी मिल्किंग मशीन। पशुपालकों को ठंड के मौसम में पशुओं का खास ख्याल रखना चाहिए। वर्तमान समय में पशुओं में लंपी स्किन रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसे काउ पॉक्स भी कहते हैं। इसमें पशुओं के शरीर पर पॉक्स जैसे दाने या फफोले निकल आते हैं। प्रभावित पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखें और नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। यह एक वायरल बीमारी है जिसका कोई, जैसे कोरोना का कोई इलाज नहीं था, इसी तरह इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कुछ प्रिकॉशन इसमें बरतेंगे तो अपने जानवरों को इसे सुरक्षित रख सकते हैं। सर्वप्रथम इसका लक्षण ये है कि जानवरों के शरीर पे छोटे छोटे पॉक्स, जैसे हम लोग माता जी पॉक्स होता था उस टाइप के पॉक्स की तरह हो जाते हैं और वो घाव बन के धीरे धीरे फूट जाते हैं और उसमें से मवाद या पस निकलते हैं। तो उसका वो सबसे पहले उसका है कि जिस जानवर को हो जाए उसको बाकी जानवरों से अलग रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे। या मच्छर द्वारा फैलता है तो इसीलिए फ्लाई रिपेलेंट, नहीं तो फिनाइल, नहीं तो नीम के पत्ते का या नीम के डंठल से धुआं हम लोग करेंगे, ताकि जो है उसको हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य कर सके। सरसों एवं राई की फसलों में खाद तथा उर्वरक दोनों के ही काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। यदि गोबर की सड़ी या कंपोस्ट उपलब्ध हो तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेती की तैयारी करते समय ही डालकर मिट्टी में अच्छे तरीके से मिला दे। फसलों में नाइट्रोजन वाले उर्वरकों के प्रयोग से आशातीत बढ़ोतरी होती है। परीक्षणों के आधार पर इन फसलों में 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देने की संस्तुति की गई है। फास्फोरस और पोटैश की मात्रा मिट्टी के परीक्षण के आधार पर तय करनी चाहिए। किसान भाई बहनों, गाजर का उत्पादन और उपभोग दोनों ही हमारे देश में बड़े पैमाने पर होता है। इसके बहुत सारे व्यंजन और सलाद हम प्रयोग करते हैं। ऐसे में इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग करके आप बेहतर उत्पादन और लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। वर्तमान समय में मेघाली, पूसा केसर, हिसार गेरिक, हिसार रसीली, हिसार मधुर, पूसा रुधिर और आंसिता और पूसा जनभिक आदि इसके कुछ प्रमुख प्रभेद हैं, जिनका चयन क्षेत्र के हिसाब से कर उत्पादन किया जा सकता है। गाजर सर्दियों में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती से इच्छित उत्पादन प्राप्त करने के लिए गाजर की उन्नत किस्म को चयन करना आवश्यक है, जिससे किसान भाई बहन इसकी व्यावसायिक फसल से अधिकतम उपज प्राप्त कर सके। गाजर का उपयोग सलाद, रस, हलवा तथा सब्जी बनाने के साथ साथ अचार, मुरब्बा, जैम, सूप, कैंडी आदि में भी किया जाता है। गाजर की उन्नत किस्म के साथ साथ उत्पादकों को इसकी सस्क क्रियाओं, सिंचाई प्रबंधन, पौध संरक्षण पर भी उचित समय पर ध्यान देना होगा। दुग्ध उत्पादकों के लिए वर्तमान समय में मिल्किंग मशीन काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। इस मशीन के उपयोग से लागत और समय की बचत होगी। दूध में गंदगी भी नहीं आती। ये मशीन तिनके, बाल, गोबर और पेशाब की छींटों से भी बचाव करती है। जब पशुपालक दूध निकाल रहा होगा तब पशु के खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होगा। इस मशीन के जरिए दूध सीधा थनों से बंद डब्बों में ही इकट्ठा होगा। फल स्वास्थ्य और स्वाद दोनों दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं, इसीलिए इनकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नालंदा के फल उत्पादक गौतम कुमार से, जो कि अमरूद का उत्पादन कर दोगुना लाभ ले रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनका अनुभव।
कि मैं फल उत्पादन का ही काम करता हूँ। मेरे पास अभी लगभग 800 पेड़ अमरूद के पेड़ हैं, उसमें 600 पेड़ अभी उत्पादन दे रहा है, जो कि मैंने पिछले 4-5 वर्षों में लगाया हुआ हूँ। उससे हमें लगभग साल में 1 लाख रुपए से कुछ अधिक खर्च आता है, जबकि इसका बेचने से इनकम लगभग 5 लाख रुपया होता है। और यह साल भर में मेरा अमरूद का ये फल लगभग 3 से 4 बार तक टूटता है, और लगभग समझिए तो हर समय फला ही रहता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बार, जहां जानेंगे हरी सब्जियों का ताज़ा भाव। बैगन 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, गोभी 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2,800 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हुए मौसम के मिजाज से, जाना आपने मंडी का भाव, ली जानकारी नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की, साथ ही साथ जाना अपने सफल साथियों की सफलता के राज के बारे में भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां अपने विशेषज्ञ से हम बात करेंगे रबी फसलों में प्रयोग होने वाले कृषि यंत्रों के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। किसी भी मशीन या यंत्र के उपयोग से काम आसान हो जाता है, साथ ही काम करने की गति तीव्र हो जाती है। अगर मैं बात करूं खेती का, तो खेती में किसान एक समस्या का अमूमन सामना करते हैं, मजदूरों का अभाव। कृषि यंत्रों के उपयोग से यह समस्या भी समाधान हो जाता है। इन्हीं कारणों से आज
आधुनिक खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसी उद्देश्य से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रबी फसलों में कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोपालगंज के विषय वस्तु विशेषज्ञ इंजीनियर नवीन कुमार। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। चूँकि रबी का मौसम है और किसान मुख्यतः कौन सी यंत्रों का उपयोग करते हैं और जब वे उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? रबी के फसलों में जो कृषि यंत्र हैं यह किसान के उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ किसान के श्रम को भी कम करते हैं और साथ में कृषि में उपज को भी बढ़ाते हैं। रबी के समय में सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वह गेहूं का फसल है और अभी तक जो हमारे किसान बंधु हैं वो परंपरागत तरीक़ों से खेती करते आ रहे हैं, जिसमें वो रोटावेटर के मदद से खेती करते हैं और छिटकुआ मेथड से गेहूं की बुआई करते हैं। लेकिन अभी के समय में हमको ज़रूरत है कि कृषि के आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करें और खेती में बढ़ते हुए लागत को कम करें। जैसे अभी कृषि यंत्र जो अवेलेबल हैं गेहूं के लिए वो आपको हैप्पी सीडर हुआ और सुपर सीडर हुआ। हैप्पी सीडर में आपको खेती की गेहूं के बुआई के लिए जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट उसके धान के कटे हुए खेत में जब जो खूंटी है यानी पैडी स्टबल जिसे हम कहते हैं उसमें आप हैप्पी सीडर के माध्यम से उसको पलवार के रूप में बिछा सकते हैं और उसके साथ ही साथ बुआई का काम कर सकते हैं। ऐसे ही में उससे भी अत्यधिक आधुनिक कृषि यंत्र है सुपर सीडर, जो एक वन पास सॉल्यूशन है। बुआई का यह एक वन पास सॉल्यूशन है जिसमें आप उसके अंतर्गत 2 यूनिट लगे होते हैं, एक रोटोटिलर जिसे आप रोटावेटर कह सकते हैं और दूसरा सोइंग यूनिट। यानी एक बार ही जब हम ट्रैक्टर के साथ इस सुपर सीडर को अटैच करते हैं, यह ट्रैक्टर चालित मशीन है और ये 65 HP ट्रैक्टर से चल सकता है। तो इससे एक बार जब हम अटैच करते हैं तो एक पास में ही ये जुताई भी करता है और जुताई के साथ साथ ये पीछे पीछे उसके बुआई करते हुए जाता है, जिससे हमारे किसान बंधु अपने खेती में गेहूं के खेती में बढ़ते हुए लागत को कम कर सकते हैं और उपज के साथ कोई भी समझौता इसमें नहीं होता। नवीन सर, आप ही के जो बात से एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि कई किसानों के बीच में ऐसा भ्रम है कि अगर वो गेहूं लगाते हैं और बिना जोते हुए ट्रैक्टर से लगाते हैं तो उत्पादन कम होता है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये बहुत ही आपने बेहतर सवाल रखा है। किसान बंधु के मन में यह रहता है कि अगर हम बिना जुताई किए हुए खेत में गेहूं की बुआई करते हैं, बिजाई करते हैं तो उत्पादन की कमी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो उसको पलवार के रूप में सुपर सीडर के माध्यम से या हैप्पी सीडर के माध्यम से बिछाते हैं वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में काम करता है और उससे सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी सहायक होता है, जिससे हमारा समय के साथ गेहूँ के उपज में वृद्धि भी होती है। हाँ, प्रथम वर्ष में ज़रूर आप पारंपरिक तरीक़ों से करते हैं यानी छिटकुआ मेथड से करते हैं, उसके उपज और आप जो सुपर सीडर से लगाएंगे उनके उपज दोनों में इक्विवेलेंट स्तर ही रहता है, यानी आपकी उपज वहीं रहेगी। लेकिन कंजिक्यूटिव ईयर्स यानी लगातार अगर आप 3 साल तक करते हैं तो आपकी उपज में सुपर सीडर के माध्यम से या हैप्पी सीडर के माध्यम से या यूँ कहें कि बिना जुताई किए हुए खेत में अगर आप गेहूँ की बिजाई करते हैं तो आपकी उपज बढ़ती है। कहते हैं क्योंकि अभी किसानों के पास में समस्या यह है कि वो पराली अगर है तो उसको जला देते हैं। इस यंत्र के माध्यम से इसका समाधान है? हाँ, बिल्कुल इस यंत्र के माध्यम से समाधान है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यह खेतों की जुताई नहीं करता है। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे खेत कंबाइन हार्वेस्टर से कटे होते हैं और जिसमें स्ट्रॉ मैनेजमेंट यूनिट लगा रहता है, यानी ऐसा यूनिट जो पुआल को यूनिफॉर्मली उस खेत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हो, वैसे खेत में आप सुपर सीडर के माध्यम से या हैप्पी सीडर के माध्यम से गेहूं की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पलवार के रूप में भी बिछाता है और आप सुपर सीडर से जाते हैं तो वो पैडी के जो स्टबल है, खूंटी है, उनको वो उसके अंदर मिक्स करते जाता है जिससे उसके सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ता है। नवीन सर, चूँकि आप एक कृषि विज्ञान केंद्र से हैं और किसान ये अमूमन जानना चाहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र कौन कौन से मशीनों को एक तरह से रेंट पे किसानों को देता है, जहां से किसान ले करके अपना काम चला सकते हैं? अभी कृषि विज्ञान केंद्रों के पास ऑलमोस्ट जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके पास
सारे कृषि यंत्र अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी जो कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारा भूमि समतलीकरण के लेज़र लैंड लेवलर से लेकर आपके कटाई यंत्र तक के सारे कृषि यंत्र हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज मशीन, रीपर कंबाइंडर, लेज़र लैंड लेवलर, रोटावेटर, ये सारे जितने भी कृषि के यंत्र हैं, आधुनिक कृषि के यंत्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के पास अवेलेबल हैं। और आप कस्टम हायरिंग के तहत, यानी आप उसको भाड़ा पर आप कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप ले सकते हैं और अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आज आप कार्यक्रम में आए और बहुत ही ज़रूरी किसानों के लिए जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। जानकारियों का सिलसिला थमा नहीं है। बारी है एक और भेंट वार्ता की, जहां हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे कृषि में सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों के बारे में। नमस्कार कृषक भाई बंधुओं, आप सभी को मैं प्रियंका प्रणाम करती हूं और हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत करती हूं। कृषक भाई बंधुओं, आज हम बात करेंगे
कृषि में आधुनिक सिंचाई विधियों के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप हमारे कृषक भाई बंधुओं जो हैं उनको ये बताइए कि आधुनिक सिंचाई पद्धति और पारंपरिक जो सिंचाई विधि होती है ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? किसान भाइयों, सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे कि पारंपरिक सिंचाई विधि क्या है। पारंपरिक सिंचाई विधि में मेर एवं कुंड सिंचाई विधि, बॉर्डर सिंचाई विधि और चेक बेसिन सिंचाई विधि आता है। इस सिंचाई विधि में पानी ज़्यादा लगता है। इसका अर्थ है कि एक बार में आपको 5 से 10 सेंटीमीटर पानी दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन आधुनिक सिंचाई विधि में हमको एक बार में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके चलते पौधों में कम पानी लगता है और जल उत्पादकता भी बढ़ती है और पैदावार भी ज़्यादा होता है। आधुनिक सिंचाई विधि हमें आज के समय में जो जल की उपलब्धता कम होती जा रही है, इसलिए आधुनिक सिंचाई विधि की अति आवश्यकता बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आधुनिक सिंचाई विधियों में कौन कौन सी विधि आती है? किसान भाइयों, आधुनिक सिंचाई विधि में स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसको फव्वारा सिंचाई विधि भी बोलते हैं, और टपक सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन आता है। इसमें भूमिगत ड्रिप इरिगेशन की भी आवश्यकता हो सकती है और कुछ फसलों में उसको भी हम सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं। इन विधियों से कम पानी को खेतों में डाल सकते हैं और ड्रिप सिंचाई विधि में, जिसको टपक सिंचाई विधि बोलते हैं, इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर भी पानी आप एक बार में दे सकते हैं, जिससे आपकी जल उत्पादकता बढ़ के और जो फसल की उत्पादन क्षमता है, उत्पादकता है, वो भी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आधुनिक सिंचाई विधियाँ होती है उनके क्या क्या लाभ होते हैं, किस तरह से उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है? आधुनिक सिंचाई विधि में, जिसमें हम सब्जी के फसलों में और फल के पौधों में हम पानी मुख्यतया देते हैं, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है, और जिसमें एक रो से दूसरे रो मीन्स एक क्यारी से दूसरे क्यारी के बीच की दूरी भी 50 से 70 या उससे भी ज़्यादा सेंटीमीटर होती है। जब हम ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई विधि से हम खेती करते हैं तो उसमें हमें पौधों के जड़ों पर ही, खासकर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पौधों के जड़ों पर हम पानी देते हैं। उससे क्या होता है कि दो पौधों के बीच में हमको पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जितने पानी के से हम पारंपरिक सिंचाई विधि के द्वारा खेती करते हैं, उससे 2 से 2.5 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में हम इससे सिंचाई कर सकते हैं। जिसे हम अगर 1 एकड़ में सिंचाई हमने किया फल और सब्जी के खेत में पारंपरिक सिंचाई विधि से, तो ड्रिप सिस्टम से या स्प्रिंकलर सिस्टम से हम करीब 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन में पानी दे सकते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार की समस्या भी कम होती है। जी डॉक्टर साहब, आपने इसके लाभ तो बता दिए, लेकिन हमारे सरकार ने भी बहुत सारी आधुनिक विधियों को लेकर योजनाएं चलाई हुई है। हम चाहेंगे कि हमारे कृषक भाई बंधुओं को उन योजनाओं के बारे में बताएं। बिहार सरकार इनके ऊपर में सब्सिडी देती है। जो आधुनिक सिंचाई विधियां हैं, खासकर फव्वारा सिंचाई विधि और टपक सिंचाई विधि, इसमें भारत सरकार का भी की मदद होती है, जिससे कुल मिला के 90% तक सब्सिडी है। अगर 1 लाख रुपया आपको 1 एकड़ ज़मीन में फव्वारा सिंचाई विधि या टपक सिंचाई विधि के द्वारा लागत की आवश्यकता होती है, तो इसमें सरकार 90,000 वहन करती है और सिर्फ किसान को 10,000 ही लगाना होता है। इससे ये सर्वव्यापी बात है कि टपक सिंचाई विधि या फव्वारा सिंचाई विधि से फल और सब्जियों की खेती बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। तो किसान भाई सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएं और जल उत्पादकता के साथ साथ जो फल और सब्जी की उत्पादकता है उसको भी बढ़ाएं।
जिससे कि किसान को लाभ होगा। पानी की यहाँ पे अगर आपने बात की है तो पानी की बचत, जैसे कि आपने कहा कि अगर एक पौधे में डालते हैं उसके बाद बीज करके उसके अगले पौधे में डालते हैं तो पानी की भी बचत होती है। ये इसकी बचत कैसे हमारे जो कृषक बंधु हैं वो कर सकते हैं? चूँकि पूरे खेत में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें पानी बहुत ही कम लगेगा और करीब करीब 60 से 70% पानी की बचत होती है, जो आज के समय में एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। बरसात समय पर नहीं होता है और जो पानी के सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो बहुत ही कम हो गए हैं। इसमें इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कृषक भाई बंधुओं, आपने जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आधुनिक विधि से सिंचाई में बचत की जा सकती है, पानी की, खाद की, कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है, सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इन सभी बातों का बड़ा ही विस्तार से चर्चा किया है और इसके लिए हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे। ये कृषि उपकरण और ये नई तकनीकी जानकारियाँ कृषि को और भी बेहतर, समृद्ध और उन्नत बनाती हैं, हमारी परंपरा को समृद्धशाली करती हैं। तो आपको तकनीक से जोड़े रखने के लिए ऐसी ही और भी जानकारियां आप तक लेकर आएंगे हम कार्यक्रम के माध्यम से। तो जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से, इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।